Hello friends, welcome to this lesson. So in today's session we are going to discuss our IE and IFS unit number 40 which is based on credit rating and credit scoring. चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं अपने इस वीडियो लेसन को। पहले क्रेडिट रेटिंग होता क्या है, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज क्या होती है, इसे समझते हैं। सो फ्रेंड्स देखिए, क्रेडिट रेटिंग क्या होता है कि क्रेडिट रेटिंग एक मेज़र है कि आप किसी इंडिविजुअल को, कंपनी को या फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को दोस्तों आप यदि पैसा लेंड कर रहे हैं तो कितना रिस्क एसोसिएटेड है, ये क्रेडिट रेटिंग होता है। तो इसे लैंडर, इन्वेस्टर या दूसरे स्टेक होल्डर समझ पाते हैं कि एंटिटी जो है वो कितना लाइकेबल है कि वो वापस पैसा पे कर पाएगी जो कि उसने बोरो किया। जैसे मान लीजिए कि आप एक लोन के लिए अप्लाई किया किसी बैंक से, और बैंक आपकी क्रेडिट रेटिंग को चेक करेगी ये पता लगाने के लिए कि आप रिस्की बोरोवर हैं या सेफ बोरोवर हैं। फिर दोस्तों बताया जा रहा है नेक्स्ट पॉइंट में कि क्रेडिट रेटिंग एजेंसी जो है एक ग्रेड असाइन करती है एंटिटी को बेस्ड ऑन इट्स क्रेडिट वर्दिनेस, जो कि डिटरमाइन किया जाता है किसी एंटिटी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करके, क्रेडिट हिस्ट्री देखकर या दूसरा रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन देखकर। जैसे मान लीजिए किसी कंपनी का स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट है, स्टेडी कैश फ्लो है और एक हिस्ट्री है कि वो अपने डेब्ट को टाइमली पे करती है, तो उसे हाई क्रेडिट रेटिंग मिलेगा। और दूसरी तरफ दोस्तों किसी कंपनी के पास बहुत ज़्यादा कर्ज है, ठीक है, तो उसे क्या मिलेगा, लो क्रेडिट रेटिंग मिलेगा। तो वही बताया जा रहा है दोस्तों कि क्रेडिट रेटिंग किस बेसिस पे डिसाइडेड होता है। सो यहाँ पे समझाया जा रहा है आपको कि क्रेडिट रेटिंग आर डिसाइडेड, क्रेडिट रेटिंग असाइंग अ ग्रेड टू एंटिटी बेस्ड ऑन इट्स क्रेडिट वर्दीनेस। और क्रेडिट वर्दीनेस कैसे पता चलता है, कैसे आप पता करेंगे कि कोई पार्टिकुलर एंटिटी क्रेडिट वर्दी है या नहीं है, ठीक है, तो उसके प्रीवियस हिस्ट्री को देखकर पता किया जाता है, ठीक है, कि प्रीवियस हिस्ट्री कैसा है उस पार्टिकुलर फर्म का, उससे पता किया जाता है। तो दिस इज द पॉइंट विच हैव बीन एक्सप्लेन हियर। सो फ्रेंड्स यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि एक कंपनी का स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट है, स्टेडी कैश फ्लो है और दोस्तों वो अपने डेब्ट को टाइमली पे कर देते हैं, उसे हाई क्रेडिट रेटिंग मिलेगा। और दोस्तों एक कंपनी है जिसका बहुत सारा डेब्ट है, पुअर क्रेडिट हिस्ट्री है, एक फाइनेंशियल पोजीशन बहुत ही सेकी है, तो उसे लोअर क्रेडिट रेटिंग मिलेगा। फिर बताया जा रहा है दोस्तों कि क्रेडिट रेटिंग को स्पेस किया जाता है लेटर ग्रेड्स में, जैसे AAA, AA+, B, C ऐसे करके। और ये ग्रेड इंडिकेट करता है कि कितना रिस्क एसोसिएटेड है पैसा लैंड करना उस एंटिटी को। जितना हायर रेटिंग रहेगा उतना ही कम रिस्क रहेगा और वाइस वर्सा। और दोस्तों लेटर और नंबर के अलावा क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज एक डिटेल रिपोर्ट भी देती है जो कि एक्सप्लेन करता है कि क्या क्या फैक्टर्स है इसको ध्यान में रखा गया है जब आप रेटिंग डिसाइड किए हैं। उससे क्रेडिट रेटिंग से दोस्तों लैंडर को हेल्प मिलती है, इन्वेस्टर को हेल्प मिलती है कि किसी पार्टिकुलर एंटिटी का फाइनेंशियल हेल्थ को देख सके और सॉल्वेंसी को देख सके, जिससे वो पता लगा सके, डिसीजन ले सके, लैंडिंग दिया जाए कि नहीं दिया जाए, उस एंटिटी में इन्वेस्ट किया जाए कि नहीं किया जाए। फिर बताया जा रहा है दोस्तों CRA के बारे में। CRA क्या होता है, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज होती हैं जो कि इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि स्पेशलाइज होती हैं एसेस करने में किसी एंटिटीज़ की क्रेडिट वर्दीनेस को जो कि डेब्ट इशू कर रही है, जैसे कॉर्पोरेशन, म्यूनिसिपैलिटी या गवर्नमेंट एजेंसी। ये एक ऑब्जेक्टिव असेसमेंट प्रोवाइड करती है डेटर्स की एबिलिटी को कि वो डेब्ट को वापस पे कर पाएगा नहीं कर पाएगा। डेटर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट को थॉरो एनालिसिस करती है, क्रेडिट हिस्ट्री को देखती है, दूसरे रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन को देखती है। दोस्तों क्रेडिट रेटिंग एजेंसी जो है प्राइमरली फोकस करती है कि हम क्रेडिट एंटिटीज़ के जो क्रेडिट वर्दीनेस है उसे एसेस करें जो कि डेब्ट ऑब्लिगेशन को इशू कर रही है या डेब्ट इंस्ट्रूमेंट को इशू कर रही है, जैसे कॉर्पोरेट बॉन्ड, म्यूनिसिपल बॉन्ड या दूसरे तरह के सिक्योरिटीज़। वो दोस्तों क्रेडिट रेटिंग प्रोवाइड नहीं करते हैं इंडिविजुअल कस्टमर के लिए, लेकिन क्रेडिट रिपोर्ट प्रोवाइड करते हैं जो कि इसके अंदर इन्फॉर्मेशन रहता है किसी इंडिविजुअल के क्रेडिट हिस्ट्री का और दूसरे फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन का। फिर बताया जा रहा है दोस्तों कि क्रेडिट रेटिंग एजेंसी जो है क्रेडिट रेटिंग प्रोवाइड करती है बहुत तरह के डेब्ट इंस्ट्रूमेंट का, जिसके अंदर कॉर्पोरेट बॉन्ड आते हैं जो कि कॉर्पोरेशन के द्वारा इशू किए जाते हैं कैपिटल रेज करने के लिए, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट जो कि इशू किए जाते हैं बैंक के द्वारा या दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के द्वारा, कमर्शियल पेपर जो कि एक तरह का शॉर्ट टर्म डेब्ट इंस्ट्रूमेंट है जिसको कॉर्पोरेशन यूज़ करती है फंड रेज करने के लिए, म्यूनिसिपल बॉन्ड जो कि स्टेट या लोकल गवर्नमेंट यूज़ करती है, प्रीफर्ड स्टॉक जो कि एक तरह का इक्विटी है। तो सभी के लिए दोस्तों क्रेडिट रेटिंग एजेंसी जो है रेटिंग इशू करती है। अब जरा हिस्ट्री पे चलते हैं, आपको ले चलते हैं कि क्रेडिट का हिस्ट्री कैसा रहा है। सो थोड़ा आइए देखते हैं कि व्हाट आर द हिस्ट्री ऑफ क्रेडिट रेटिंग, लेट्स स्टडी। तो दोस्तों क्रेडिट रेटिंग का लॉन्ग हिस्ट्री रहा है जो कि डेट बैक टू 1909। तो 1909 पे आप चले जाइए, 1909 से क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज़ का हिस्ट्री स्टार्ट हुआ है। तो दोस्तों जब जॉन मूडी जो है अपने यूएस रेल रोड बॉन्ड को शुरुआत की, रेट करना शुरुआत किए थे, उस समय पे दोस्तों ग्रोइंग डिमांड था रिलायबल वे टू एक्सेस द क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ कंपनी जो कि बॉन्ड इशू कर रही थी, और मूडीज़ रेटिंग सिस्टम से है इस नीड को मीट किया। आज दोस्तों बहुत सारे क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज़ हैं जो कि वर्ल्ड वाइड ऑपरेट करती हैं, लेकिन 3 लार्जेस्ट और मोस्ट वेल नोन है वो है मूडीज इन्वेस्टर सर्विस, और दूसरा है दोस्तों हमारा स्टैंडर्ड्स एंड पुअर ग्लोबल रेटिंग एंड फिच, ठीक है। ये 3 मोस्ट
सो फ्रेंड्स, आगे आपको बताया जा रहा है अगले स्टेटमेंट में कि मूडी इन्वेस्टर सर्विस, स्टैंडर्ड एंड पुअर, ग्लोबल रेटिंग एंड फिच, ये एजेंसी रिस्पॉन्सिबल होती है क्रेडिट रेटिंग प्रोवाइड करने का वाइड रेंज ऑफ डेब्ट इंस्ट्रूमेंट का, कॉर्पोरेट बॉन्ड, म्यूनिसिपल बॉन्ड और सब के लिए। फिर बताया जा रहा है दोस्तों कि सॉवरेन रेटिंग एक रिलेटिवली नया लाइन ऑफ बिजनेस है क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज के लिए। ये रेटिंग दोस्तों क्रेडिट वर्दिनेस एसेस करता है कंट्रीज़ का और उनके एबिलिटी का कि वो डेब्ट को वापस पे कर दें। द फर्स्ट इंडस्ट्रियल कंट्री जिसको रेट किया गया था क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के द्वारा वो फ्रांस था, जिसको रेटिंग रिसीव किया था स्टैंडर्ड एंड पुअर ने 1959 में। क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज भारत में भी प्रेजेंट है और क्रेडिट रेटिंग इन्फॉर्मेशन सर्विस ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी क्रिसिल जो है फर्स्ट एजेंसी था जो कि क्रेडिट रेटिंग कंसेप्ट को स्टार्ट किया था कंट्री में। क्रिसिल दोस्तों 1998 में ऑपरेशन स्टार्ट हुआ था और जो है एक लीडिंग क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज है भारत में। करंटली दोस्तों भारत में 7 क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं और वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं क्रेडिट रेटिंग देने का, बहुत सारे डेब्ट इंस्ट्रूमेंट का, बॉन्ड, टाइम डिपॉजिट, कमर्शियल पेपर, स्ट्रक्चर ऑब्लिगेशन का। तो कुछ इंडिया का क्रेडिट रेटिंग का नाम दिया हुआ है दोस्तों, कुछ जैसे नहीं, यहाँ बताया जा रहा है दोस्तों कि ये कुछ इंडियन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने टाई अप कर लिया इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसी जैसे क्रिसिल ने S&P के साथ, इकरा ने मूडीज के साथ, केयर ने फिच के साथ। ये जो टाई अप होती हैं ये अलाउ करती हैं कि वो एजेंसीज़ को कि वो बेनिफिट कर सकेंगे एक्सपर्टाइज से और रिसोर्स इंटरनेशनल एजेंसीज़ के। अब दोस्तों बताया जा रहा है कि नेक्स्ट स्टेटमेंट में क्रेडिट रेटिंग का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। आइए जरा डिस्कस करते हैं व्हाट आर द डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स दैट अ क्रेडिट रेटिंग ऑफर। सो दोस्तों पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है कि क्रेडिट रेटिंग दोस्तों एक मेज़र होता है कि इशूअर की एबिलिटी को कि वो अपने फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन को फुलफ़िल कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो क्रेडिट रेटिंग एक मेज़र होता है कि इशूअर की कितनी क्षमता है कि वो अपने फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन को रिपे कर पाएगा, जैसे बॉन्ड को या दूसरे तरह के डेब्ट को। तो ये जो क्रेडिट रेटिंग होता है दोस्तों ये इशूअर की फाइनेंशियल हेल्थ को एसेस करता है, पास्ट परफॉर्मेंस को देखता है और फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट को देखता है। तो क्रेडिट रेटिंग हेल्प करता है इन्वेस्टर को इवैल्यूएट करने में किसी पोटेंशियल बोरोवर का कितना क्रेडिट वर्दी है, इससे पहले कि वो डिसाइड करे कि उसके मनी को इन्वेस्ट करे। क्रेडिट रेटिंग बेस्ड होता है दोस्तों फाइनेंशियल डेटा के एनालिसिस के बेस्ड होता है जो कि इशूअर प्रोवाइड करता है, जिसको एसेस किया जाता है क्रेडिट रेटिंग एक्सपर्ट के द्वारा। ये सभी एक्सपर्ट अपने नॉलेज को यूज़ करते हैं, फाइनेंशियल इंडस्ट्री के नॉलेज को और उनके एक्सपीरियंस को यूज़ करते हैं ताकि एक क्रेडिट रेटिंग पर अराइव कर सकें फॉर द इशूअर। दोस्तों बताया जा रहा है कि जो रेटिंग होता है ना क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज वो क्रेडिट रेटिंग को सिंबल में एक्सप्रेस करते हैं ताकि जो आसानी हो समझने के लिए, जैसे लेटर में या नंबर में। जैसे AAA यदि रेटिंग मिल रहा है जो कि इशूअर को मिलेगा जो कि हाई क्रेडिट वर्दिनेस है। फिर दोस्तों क्रेडिट रेटिंग एजेंसी जो अनबाइस्ड ओपिनियन प्रोवाइड करती है इन्वेस्टर को, ठीक है, कि उनके पास कोई वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं होता इशूअर की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में। क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज क्वालिटी और डिपेंडेबल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है किसी इशूअर के क्रेडिट वर्दिनेस के बारे में। ये ऑब्जेक्टिव और स्टैंडर्डाइज मेथोलॉजी को यूज़ करती है ताकि उसे क्रेडिट रेटिंग पे अराइव हो सके। दोस्तों क्रेडिट रेटिंग अपनी इन्फॉर्मेशन को आसानी से समझने वाली लैंग्वेज में प्रेजेंट करती है, इसको आसानी से इन्वेस्टर कॉम्प्रिहेंड कर सके और इन्वेस्टर जो है इन्फॉर्म डिसीजन ले सके अपने मनी के इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी जनरली अवेलेबल होता है फ्री ऑफ कॉस्ट एट नॉमिनल कॉस्ट टू इन्वेस्टर। इससे इन्वेस्टर के पास एक्सेस हो रिलायबल और एक्यूरेट क्रेडिट रेटिंग इन्फॉर्मेशन का, ताकि कहीं वो एग्जॉर्बिटेंट फी ना देते उस जानकारी के लिए। दोस्तों क्रेडिट रेटिंग हेल्प करता है इन्वेस्टर को प्रूडेंट इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने में, उनको जानकारी प्रोवाइड करता है कि इशूअर का क्रेडिट वर्दिनेस कितना है। तो ये सभी कैरेक्टरिस्टिक्स है दोस्तों क्रेडिट वर्दिनेस। आप दोस्तों बात करते हैं कि क्रेडिट रेटिंग का बेनिफिट क्या होता है हमारा ये इन्वेस्टर को और क्या बेनिफिट होता है दोस्तों हमारे इशूअर को। सो दोनों चीज़ों को डिस्कस करते हैं कि हाउ क्रेडिट रेटिंग इज़ बेनिफिशियल टू आवर इन्वेस्टर एंड हाउ इज इट बेनिफिशियल टू आवर इशूअर। लेट्स डिस्कस बोथ द आस्पेक्ट। सो दोस्तों सबसे पहले यहाँ समझाया जा रहा है कि क्रेडिट रेटिंग इन्वेस्टर को हेल्प करता है कि वो जो रिस्क इन्वॉल्व है इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी में वो उसको एसेस कर पाता है। जैसे हाई क्रेडिट रेटिंग होगा तो मतलब इशूअर जो है अपने फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन को टाइमली और फुल्ली पे कर पाएगा। फिर दोस्तों क्रेडिट रेटिंग इन्फॉर्मेशन जो है अवेलेबल होता है वो या तो बहुत सस्ते में अवेलेबल होता है या कोई कॉस्ट नहीं देना पड़ता है। इससे आसान हो जाता है इन्वेस्टर को रिलायबल और एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन गैदर करना। फिर दोस्तों क्रेडिट रेटिंग एजेंसी जो है अपने क्रेडिट रेटिंग को कॉन्स्टेंटली मॉनिटर करती है ताकि इंश्योर कर सके कि अब रेगुलर मॉनिटरिंग करना बहुत ज़रूरी है ताकि इंश्योर कर सके दोस्तों कि वो अप टू डेट रहे और एक्यूरेट रहे। क्रेडिट रेटिंग प्रोवाइड करते हैं इन्वेस्टर को चॉइस ऑफ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। फिर दोस्तों एक इशूअर, आप देखिए इशूअर को क्या बेनिफिट होता है, जिस इशूअर का हायर क्रेडिट रेटिंग रहता है दोस्तों तो वहाँ पे उसे मनी बोरो करने में काफ़ी आसानी होती है लेंडर से, क्योंकि लेंडर को कॉन्फिडेंस होता है कि इशूअर की एबिलिटी को कि वो वापस पैसा दे देगा। जिस इशूअर का हाई क्रेडिट रेटिंग होता है वो मनी बोरो कर सकता है लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, क्योंकि लेंडर को लगता है कि इशूअर लेस रिस्की है तो उसे कम इंटरेस्ट कम ब्याज दर पे लोन देती है।
क्रेडिट रेटिंग इंकरेज करता है ग्रोथ और एक्सपेंशन को, ताकि ईश्वर को आसान हो जाता है दोस्तों कि वो ऑब्टेन कर ले फंड को नए प्रोजेक्ट के लिए, नए इन्वेस्टमेंट के लिए। दोस्तों क्रेडिट रेटिंग क्रेडिबिलिटी और रिकॉग्निशन प्रोवाइड करता है लेस नोन कंपनी को, इन्वेस्टर को कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करता है ईश्वर की फाइनेंशियल हेल्थ का। क्रेडिट रेटिंग दोस्तों फाइनेंशियल डिसिप्लिन इंपोज करता है बोरोवर पे, कि वो उनको अकाउंटेबल बनाता है उनके फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन के लिए। जिस ईश्वर का लो क्रेडिट रेटिंग रहेगा तो उनको मनी बोरो करने में डिफिकल्टी होगा या उन्हें हाई इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ेगा। फिर दोस्तों बताया जा रहा है कि ईश्वर का जो एबिलिटी है, अब देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि क्या क्या फैक्टर कंसीडर किया जाता है जब कंपनी को रेट किया जाता है। पहले दोस्तों एग्रीमेंट में इंटर किया जाता है बाय कंपेयरिंग विद CRA। अपॉइंटमेंट होता है दोस्तों एनालिटिकल टीम का CRA पे, CRA यानी कि क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। कंपनी से जानकारी ली जाती है। फिर दोस्तों मीटिंग होता है, किसका मीटिंग होता है दोस्तों? मीटिंग होता है रेटिंग कंपनीज़ का। देखिए रेटिंग को फिर देखो तो कंपनी के ऑफिशियल का मीटिंग होगा, कंपनी के ऑफिशियल का एनालिसिस होगा, फिर मीटिंग होगा रेटिंग कंपनीज़ का, फिर रेटिंग डिसीजन को कम्युनिकेट करेंगे कंपनी को, फिर रेटिंग पब्लिश होगा CRA की वेबसाइट पे, और फिर उस रेटिंग का मॉनिटरिंग होता है, रिव्यू होता है रेगुलर बेसिस पे। अब क्या क्या फैक्टर को कंसीडर किया जाता है? अच्छा यहाँ पे हाँ, जब किसी कंपनी को रेट किया जाएगा तो पहला फैक्टर है कि ईश्वर्स एबिलिटी टू सर्विस इट डेब्ट, यानी ईश्वर की कितनी क्षमता है कि वो अपने डेब्ट को सर्विस करे। एक एक पॉइंट को समझते हैं दोस्तों कि क्या क्या फैक्टर को ध्यान में रखा जाता है जब कंपनीज़ को रेट किया जाता है। व्हाट आर द फैक्टर्स विच इज कीप इन टू माइंड वाइल रेटिंग अ कंपनी। सो लेट्स सी द फर्स्ट फैक्टर। द फर्स्ट फैक्टर वी हैव इज़, पहला फैक्टर जो हमारे पास है दोस्तों वो ये है कि ईश्वर की क्या क्षमता है। तो जैसे क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज ईश्वर की एबिलिटी को देखती है कि वो अपने डेब्ट को दे पाएगा कि नहीं दे पाएगा, बहुत सारे फैक्टर को देखती है, जैसे कि कंपनी का पास्ट और फ्यूचर कैश फ्लो कैसा है, कितना इंटरेस्ट जो है बोरोड फंड पे कितना इंटरेस्ट है वर्सेस अर्निंग कितनी है कंपनी की, करंट आउटस्टैंडिंग डेब्ट कितनी है, शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी पोजीशन कैसी है, एसेट कितना प्लेस किया गया है कोलेटरल सिक्योरिटी के रूप में। जैसे मान लीजिए कि कोई कंपनी है जिसका अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, वो कंसिस्टेंट कैश फ्लो जनरेट किया है, उसका मैनेजेबल डेब्ट लेवल है इन रिलेशन टू इट्स अर्निंग, वो जो है हाई क्रेडिट रेटिंग रिसीव करेगा। उसके अलावा दोस्तों उसके विपरीत कोई कंपनी का वीक लिक्विडिटी पोजीशन है, डेब्ट का पोजीशन बहुत ज़्यादा है, तो उसे लो क्रेडिट रेटिंग मिलेगा। दूसरा चीज़ है दोस्तों मार्केट पोजीशन ऑफ द कंपनी, यानी दोस्तों क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ये मार्केट पोजीशन भी देखती है किसी कंपनी का, उसके मार्केट शेयर को एनालाइज करती है। जिस कंपनी का डोमिनेंट मार्केट पोजीशन रहेगा वो बहुत क्रेडिट वर्दी देखा जाएगा एज़ कम्पेयर टू कंपनी विथ स्मॉल मार्केट शेयर। जैसे कोई कंपनी है इसका हाई मार्केट शेयर है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, और उसे जाना जाता है कि वो हाई क्वालिटी कार प्रोड्यूस करती है, तो उसे हाई क्रेडिट रेटिंग मिलेगा एज़ कम्पेयर टू कंपनी विथ स्मॉल मार्केट वैल्यू। ठीक है, तो ये दूसरा फैक्टर बताया। पहला फैक्टर क्या बताया कि ईश्वर की कितनी क्षमता है कि अपने डेब्ट को सर्विस कर सके, और दूसरा पॉइंट बताया आपको कि कंपनी का मार्केट वैल्यू क्या है। तीसरा जो पॉइंट है दोस्तों वो है स्टेबिलिटी ऑफ द मार्केट शेयर। ये चीज़ को समझते हैं दोस्तों, ये भी डिसाइड करता है कि कोई पार्टिकुलर कंपनी जो है उसको हाई क्रेडिट रेटिंग मिलेगा या लो क्रेडिट रेटिंग मिलेगा। तो देखिए ये सब पॉइंट ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है कि आपको यदि अपना क्रेडिट रेटिंग बढ़ाना है किसी पार्टिकुलर कंपनी को, तो ये सभी फैक्टर को ध्यान रखें। तो दूसरा पॉइंट पे आते हैं दोस्तों, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी एसेस करती है कि ईश्वर का जो मार्केट शेयर है वो कितना स्टेबल है, जो कि इंडिकेट करता है कि ईश्वर की क्षमता कितनी है कि वो अपनी पोजीशन को मेंटेन कर सके मार्केट में। तो एजेंसी ये भी देखती है कि कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्या है, जैसे स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, लोयल कस्टमर बेस, रिसर्च एंड डेवलपमेंट फैसिलिटी। तो मान लीजिए कोई कंपनी है वो कंसिस्टेंटली अपने लार्ज मार्केट शेयर को मेंटेन किया हुआ है स्मार्टफोन के इंडस्ट्री में, और उसका स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, उसके लोयल कस्टमर बेस हैं, तो उसे हाई क्रेडिट रेटिंग मिलेगा एज़ कम्पेयर टू अ कंपनी विथ स्मॉल मार्केट शेयर। फिर दूसरा है दोस्तों क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट, यानी दोस्तों क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज कंसीडर करती है कि ईश्वर के मैनेजमेंट की क्वालिटी क्या है, उसका ट्रैक रिकॉर्ड, स्ट्रेटजीज, कॉम्पिटेंसी, फिलॉसफी। तो अच्छा मैनेजमेंट को पॉजिटिव फैक्टर माना जाता है, क्योंकि इसके द्वारा कंपनी जो है नेविगेट कर सकते हैं डिफिकल्ट सिचुएशन को। जैसे किसी कंपनी का मान लीजिए कि अच्छा स्ट्रेटजिक डिसीजन में अच्छा हिस्ट्री रहा है, उसके एक्सपीरियंस और कॉम्पिटेंट मैनेजमेंट रहे हैं, तो उसे हाई क्रेडिट रेटिंग मिलेगा। फिर नेक्स्ट है हमारा इंडस्ट्री रिस्क। तो दोस्तों क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज रिस्क जो है एसोसिएटेड है इंडस्ट्री से, उसे कंसीडर करते हैं जिसमें ईश्वर ऑपरेट करेगा। इसके अंदर डिमांड एंड सप्लाई पोजीशन प्रोडक्ट का इंडस्ट्री में, इंटरनेशनल कंपटीशन, फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट, ये सभी चीज़ आते हैं। जैसे कोई इंडस्ट्री मान लीजिए रैपिडली ग्रो कर रही है, स्ट्रॉन्ग डिमांड है, तो कंपनी जो इस इंडस्ट्री में ऑपरेट करेगी उसे हाई क्रेडिट रेटिंग मिलेगा एज कम्पेयर टू कंपनी विच इज श्रिंकिंग इंडस्ट्री विच वीक डिमांड। नेक्स्ट है हमारा रेगुलेटरी इन्वायरमेंट, यानी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी रेगुलेटरी इन्वायरमेंट को भी कंसीडर करती है कि जहाँ पे ईश्वर ऑपरेट कर रहा है।
इसमें गवर्नमेंट रेगुलेशन, प्राइस कंट्रोल, टैक्स कंसेशन, ये सभी आते हैं। ऐसा इसलिए दोस्तों कि रेगुलेटरी चेंजेस का सिग्निफिकेंट इंपैक्ट पड़ता है इशूअर के फाइनेंशियल हेल्थ पे। तो यदि कोई कंपनी ऑपरेट हो रही है ऐसे इंडस्ट्रीज में जो कि हेवली रेगुलेटेड है गवर्नमेंट के द्वारा और फ्रीक्वेंट चेंजेस इन रेगुलेशन सब्जेक्टेड है, उसको लोअर क्रेडिट रेटिंग मिलेगा। समझ में आ गया दोस्तों। और कुछ अदर फैक्टर्स भी हैं जो कि किसी कंपनी के क्रेडिट रेटिंग को अफेक्ट करते हैं, वो आइए वो भी देख लेते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं। सो लेट्स सी व्हाट आर द फैक्टर्स विच अफेक्ट अ क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, जैसे कॉस्ट स्ट्रक्चर है, ये क्या कैसे अफेक्ट करता है मैं आपको समझाता हूँ। हाउ डज दिस फैक्टर अफेक्ट द क्रेडिट रेटिंग। लेट्स टॉक अबाउट कॉस्ट स्ट्रक्चर। देखिए क्या होता है कि कॉस्ट कितना कंपनी इनकर कर रही है अपने प्रोडक्ट सर्विस को खरीदने में या बेचने में। तो जिस कंपनी को लो कॉस्ट स्ट्रक्चर रहेगा उसको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज रहेगा अपने राइवल्स पे। जैसे मान लीजिए कि कंपनी का अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, उसका लो कॉस्ट स्ट्रक्चर है, तो एज़ कम्पेयर टू कंपनी जो आउटसोर्स कर रही है मैन्युफैक्चरिंग को। फिर अकाउंटिंग क्वालिटी होता है सेकंड पॉइंट, मतलब कितना एक्यूरेसी है, कितना रिलायबिलिटी है कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को। इन्वेस्टर रिलाई करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ताकि इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले सके, इसीलिए क्वालिटी ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग बहुत क्रूशियल है। तो जिस कंपनी का ओवर स्टेटिंग मतलब कि कोई कंपनी ऐसा करती है कि आप अर्निंग इनका 1 करोड़ है तो लिख देगी 2 करोड़, ओवर स्टेट कर देगी, तो उसका पुअर अकाउंटिंग क्वालिटी होगा। नेक्स्ट है मार्केट रेपुटेशन, यानी दोस्तों परसेप्शन क्या है कंपनी का एमॉन्ग स्टेक होल्डर, जैसे कस्टमर, सप्लायर, एम्प्लॉय और इन्वेस्टर। एक अच्छा मार्केट रेपुटेशन जो है बहुत कस्टमर को अट्रैक्ट करेगा, इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करेगा। नेक्स्ट है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, यानी दोस्तों कंपनी की क्षमता कितनी है कि अपने शॉर्ट टर्म एसेट या लायबिलिटीज़ को मैनेज कर सके। जो कंपनी अपने वर्किंग कैपिटल को एफिशिएंटली मैनेज करेगी वो बेटर इक्विप्ड होगी ताकि शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल शॉक को हैंडल कर सके। नेक्स्ट है दोस्तों ह्यूमन रिसोर्स क्वालिटी, यानी दोस्तों जो कंपनीज़ के एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है, उनका क्या स्किल है, उनकी क्या क्षमता है। जिस कंपनी में हाईली स्किल और मोटिवेटेड एम्प्लॉय होंगे उनका कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होगा ओवर देयर राइवल, ठीक है। फिर नेक्स्ट है फंडिंग पॉलिसी, यानी कंपनी की स्ट्रेटजी क्या है कैपिटल रेज करने के लिए। तो कंपनी डेप्ट या इक्विटी से कैपिटल रेज कर सकती है। जिस कंपनी का हाई डेप्ट टू इक्विटी रेशियो रहेगा उसे रिस्की माना जाएगा क्योंकि इसका हाई फाइनेंशियल लेवरेज है। नेक्स्ट है दोस्तों लिवरेज, तो अमाउंट ऑफ डेप्ट द कंपनी हैज इन रिलेशन टू इट्स इक्विटी। जिस कंपनी का हाई लिवरेज रहेगा उसे रिस्की माना जाएगा क्योंकि हाई फाइनेंशियल रिस्क है। इस कंपनी का डेप्ट टू इक्विटी रेशियो दोस्तों यूज किया जा सकता है कि सिग्निफिकेंट अपने कैश फ्लो को इंटरेस्ट को पे करके। जैसे दोस्तों फिर नेक्स्ट बता रहा है एक्सपोजर टू एक्सचेंज रेट रिस्क, मतलब कितना रिस्क कंपनी फेस करती है एक्सचेंज रेट के फ्लक्चुएशन के कारण। तो जिस कंपनी का इंटरनेशनल ऑपरेशन रहेगा वो रिलाई करेगी इंपोर्ट पे, ठीक है, वो एक्सपोज हो सकती है एक्सचेंज रेट रिस्क से। और जो कंपनी इंपोर्ट करती है रॉ मटेरियल को ओवरसीज से, उन्हें हो सकता है कि ज़्यादा पे करना पड़े अपने रॉ मटेरियल का यदि लोकल करेंसी डेप्रिसिएट कर जाए, ठीक है। तो ये सब पॉइंट है। अब जरा बात करते हैं दोस्तों कि क्रेडिट रेटिंग का सिंबल कैसा होता है। तो क्रेडिट रेटिंग का मैंने आपको बता दिया कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि क्रेडिट रेटिंग को डिसाइड करते हैं। नाउ लेट्स सी व्हाट आर द सिंबल्स, व्हाट आर द मेजर सिंबल्स व्हिच आर यूज्ड टू डिसाइड द क्रेडिट रेटिंग। सो आइए डिस्कस करते हैं मेजर सिंबल के बारे में। सो फर्स्ट सिंबल देखिए क्या क्या मेजर सिंबल है। रेटिंग को क्लासिफाई किया जाता है दोस्तों कुछ टाइप्स में। अब वो कौन कौन से टाइप्स है जिसमें रेटिंग को क्लासिफाई किया जाता है वो यहाँ समझाया जा रहा है। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि 7 क्रेडिट रेटिंग एजेंसी जो कि सेबी के द्वारा अप्रूव किए गए भारत में, ठीक है, और आरबीआई भी रिकॉग्नाइज करती है क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज को। अब दोस्तों क्रेडिट रेटिंग को डिवाइड किया गया अलग से कैटेगरी में उनके क्रेडिट वर्थिनेस के बेसिस पे, ठीक है। जो हाई क्रेडिट रेटिंग इंस्टीट्यूट होते हैं उन्हें उसे सेफेस्ट माना जाता है और जो लोएस्ट रेटिंग सिक्योरिटीज़ होते हैं उन्हें रिस्कीस्ट माना जाता है। अब दोस्तों यहाँ बताया जा रहा है कि जो इन्वेस्टमेंट ग्रेड होता है उसे कंसिडर किया जाता है दोस्तों सेफेस्ट, मतलब जिस सिक्योरिटी का इन्वेस्टमेंट ग्रेड अच्छा होता है दोस्तों उसे सेफर माना जाता है एज़ कम्पेयर टू दोज सिक्योरिटी विच आर रेटेड स्पेकुलेटिव ग्रेड। तो इन्वेस्टमेंट ग्रेडेड सिक्योरिटी को अच्छा माना जाता है एज़ कम्पेयर टू स्पेकुलेटिव ग्रेड, मतलब कि वो जो है डिफ़ॉल्ट कम कर देंगे अपने चांस रहेगा। फिर दोस्तों क्रेडिट रेटिंग एजेंसी को सिंबल दिया जाता है, लेटर ग्रेड दिया जाता है ताकि इन्वेस्टर क्विकली एसेस कर सके उनके क्रेडिट वर्थिनेस यानी ईश्वर के क्रेडिट वर्थिनेस को। जैसे हाईएस्ट रेटिंग है AAA, लोएस्ट रेटिंग है D। फिर दोस्तों बताया जा रहा है कि क्रेडिट रेटिंग को फर्दर सब डिवाइड किया जाता है दोस्तों सब कैटेगरीज में ताकि एक व्यू मिल सके क्रेडिट वर्थिनेस ऑफ द इशूअर। तो प्लस या माइनस साइन का वैल्यू यूज इंडिकेट करता है कि रेटिंग जो है हायर कैटेगरी से क्लोज है या लोअर कैटेगरी से। दोस्तों AAA, AA, सिंगल A, BBB ये सभी हाईएस्ट रेटेड सिक्योरिटीज़ होते हैं जिसे सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट माना जाता है। तो ये सभी सिक्योरिटीज़ के जो इशूअर होते हैं वो डिफ़ॉल्ट कम करेंगे। फिर दोस्तों कुछ स्पेकुलेटिव ग्रेड्स होते हैं जैसे BB, सिंगल B, C, D, ये सभी लोएस्ट रेटेड सिक्योरिटीज़ होते हैं जिसको रिस्कीस्ट इन्वेस्टमेंट माना जाता है। इन सभी सिक्योरिटीज़ के जो इशूअर होते हैं वो डिफ़ॉल्ट ज़्यादा करने का चांस रहता है। फिर दोस्तों बताया जा रहा है कि क्रेडिट रेटिंग सिंबल जो है उसे बाय करना, सेल करना या सिक्योरिटी को होल्ड करना ये सभी रिकमेंडेड नहीं है, ठीक है, ये बताया जा रहा है दोस्तों।
फिर आप देखिए यहाँ पे देखिए लॉन्ग टर्म रेटिंग, शॉर्ट टर्म रेटिंग, यहाँ के बीच में क्लासिफिकेशन किया जा रहा है कि क्रिसिल का ट्रिपल ए रेटिंग, डबल ए रेटिंग, सिंगल ए रेटिंग, ये सभी लॉन्ग टर्म रेटिंग्स हैं। ठीक है, तो ये चीज़ समझाया जा रहा है दोस्तों इस पार्टिकुलर स्लाइड के माध्यम से, लॉन्ग टर्म रेटिंग क्या होता है, शॉर्ट टर्म रेटिंग क्या होता है। अब दोस्तों बताया जा रहा है कि जब भी कोई क्रेडिट रेटिंग एजेंसी असाइन करती है एक रेटिंग किसी कंपनी को या उसके सिक्योरिटी को, देखिए सिक्योरिटी का रेटिंग अलग होता है, कंपनी का रेटिंग अलग होता है। तो दोस्तों ये डिटेल रैशनले भी देती है कि क्यों ऐसा फैक्टर लिया गया है। तो क्रेडिट रेटिंग दोस्तों परमानेंट नहीं होता है, वो चेंज होता है ओवर द टाइम। ठीक है, यही पॉइंट बताया जा रहा है। ये क्रेडिट रेटिंग पर चेंज होता है, तो रेटिंग एजेंसी पीरियडिकली रिव्यू करती है और रेटिंग को अपग्रेड करेगी या डाउनग्रेड करेगी। यदि रेटिंग एजेंसी को क्लोजली मॉनिटर करती है कंपनी या सिक्योरिटी को, तो वो रेटिंग को वॉच पे डाल देती है ताकि स्टेक होल्डर को अलर्ट कर दे कि हाँ इसका रिवेन्यू रिव्यू होगा। तो वॉच का पॉजिटिव, न्यूट्रल या नेगेटिव आउटलुक हो सकता है। ठीक है, फिर दोस्तों क्रेडिट रेटिंग एजेंसी एक्सप्लेन करती है कि रेटिंग को मीन किया जा रहा है कि फ्रेमवर्क प्रोवाइड करे ताकि आप क्रेडिट क्वालिटी को कंपेयर कर सकें। क्रेडिट क्वालिटी को प्रोबेबिलिटी डिफॉल्ट से डिटरमाइन किया जाता है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे बताया जा रहा है कि रेटिंग आउटलुक कैसे होता है। रेटिंग आउटलुक के बारे में बताया जा रहा है दोस्तों कि क्रेडिट रेटिंग बेसिकली क्या होता है, ओपिनियन होता है। ठीक है, जो कि रेटिंग एजेंसीज देती है अपने इन्वेस्टर को या दूसरे मार्केट पार्टिसिपेंट को, ताकि उन्हें समझा सकें कि वो समझ पाए कि क्रेडिट रिस्क कितना एसोसिएटेड है उस पार्टिकुलर डेब्ट इंस्ट्रूमेंट में। तो रेटिंग एजेंसी सिंबल यूज़ करती है, अलग अलग क्रेडिट रेटिंग को रिप्रेजेंट करती है रिलेवेंट रेटिंग स्केल पे। ठीक है, तो सिंबल उसके लिए यूज़ किया जाता है दोस्तों। क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज क्या यूज़ करती है, सिंबल यूज़ करती है। ठीक है, तो वो वो बताती है कि कैसे वो रेटिंग स्केल यूज़ कर रही है अलग अलग फैक्टर पे कि इशूअर अपने डेब्ट को पे कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। मैंने फैक्टर आपको पहले ही बताए थे, और मैंने आपको क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट, इंडस्ट्री रिस्क, रेगुलेटरी इन्वायरमेंट। तो रेटिंग आउटलुक दोस्तों क्या करता है कि रेटिंग आउटलुक आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि एक्सपेक्टेड डायरेक्शन ऑफ द रेटिंग मूवमेंट इन द नेक्स्ट टू नियर टू मीडियम टर्म्स। तो रेटिंग एजेंसीज के पास आउटलुक को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, स्टेबल, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड नो आउटलुक। स्टेबल आउटलुक इंडिकेट करेगा दोस्तों कि रेटिंग चेंज होने का बहुत कम चांस है, मतलब कि क्रेडिट वर्जिनेस जो इशूअर का है वो अनचेंज रहेगा नियर टर्म में। पॉजिटिव आउटलुक इंडिकेट करेगा कि लाइक्लीहुड है कि अपवार्ड रेटिंग रिवीजन होगा, मतलब कि क्रेडिट वर्जिनेस जो इशूअर का है वो इम्प्रूव होगा अगले आने वाले दिनों में। नेगेटिव आउटलुक का मतलब ये है कि हाई लाइक्लीहुड है दोस्तों, अच्छा लाइक्लीहुड है कि डाउनवार्ड रेटिंग डिवीजन होगा, मतलब कि क्रेडिट वर्थिनेस जो होगा इशूअर का वो डेटोरेट होगा आगे आने वाले समय में। तो ये इंपॉर्टेंट है नोट करना कि पॉजिटिव या नेगेटिव आउटलुक जो है इसका मतलब ये नहीं होता है कि क्रेडिट रेटिंग चेंज होगा। ठीक है, ये इंडिकेट करता है कि लाइकली चेंज और डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट। मतलब दोस्तों यदि स्टेबल आउटलुक है मतलब वैसा ही रहेगा आने वाले समय में, पॉजिटिव है मतलब कि बढ़ेगा, नेगेटिव मतलब घटेगा। ठीक है, तो पॉजिटिव या मतलब ये जस्ट इंडिकेट कर रहा है कि मूवमेंट का डायरेक्शन क्या होगा। रेटिंग एजेंसी जो है मॉनिटर करेगी क्रेडिट वर्जिनेस को और फिर रिवाइज करेगी रेटिंग को एज पर सर्कमस्टांस। अब जरा बात किया जा रहा है दोस्तों कि रेगुलेशन फॉर CRA इन इंडिया, यानी ये दोस्तों CRA को कौन रेगुलेट करता है, ये जो रेटिंग एजेंसीज हैं ये इनको कौन रेगुलेट करता है। आइए डिस्कस करते हैं हु आर द रेगुलेटिंग एजेंसीज फॉर दिस CRA। तो फुली आपका समझ में आ रहा होगा एक पॉइंट जो मैं बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, कि आपका सिक्योरिटीज़ का रेटिंग अलग होता है। तो यहाँ पे सेबी की बात आती है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये रेगुलेटरी बॉडी है जो कि CRA के फंक्शनिंग को देखती है। तो सेबी दोस्तों 1999 में रेगुलेशन आया था जो कि सर्टेन रिक्वायरमेंट ले डाउन करता है जो कि CRA को मीट करना है भारत में ऑपरेट होने के लिए। तो सेबी के रजिस्टर्ड होने के लिए CRA के पास मिनिमम नेटवर्थ 5 करोड़ का होना चाहिए और एडुकेट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोफेशनल होने चाहिए। वो अपनी एक्टिविटी को इंटीग्रिटी के साथ, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस के साथ, इंडिपेंडेंस के साथ, कॉन्फिडेंसी के साथ क्या काम करें। इसका मतलब दोस्तों वो किसी एक्सटर्नल फैक्टर के साथ इन्फ्लुएंस ना हो। CRA अपने रेटिंग को डिस्क्लोज करे स्पेसिफाइड मैनर में और रिकॉर्ड मेंटेन करे कम से कम 5 साल का। ये इंश्योर करता है ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी इन द रेटिंग प्रोसेस। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को कम करने के लिए CRA को प्रोहिबिट किया जाता है कि सिक्योरिटीज़ को रेट करें जो कि उनके प्रमोटर या एसेट के द्वारा इशू किया गया है। मतलब CRA ऐसे कंपनीज़ का सिक्योरिटी के रेट, ऐसे कंपनीज़ के सिक्योरिटी को रेट नहीं कर सकती जिसमें उनके प्रमोटर का इंटरेस्ट है। तो यही बताया जा रहा है दोस्तों कि सेबी का रेगुलेशन इंश्योर करता है कि CRA ट्रांसपेरेंसी, इंडिपेंडेंसी के साथ ऑपरेट होगा। अब आइए नेक्स्ट पॉइंट को नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं और देखते हैं दोस्तों कि और क्या क्या पॉइंट बताया जा रहा है कि CRA के रिगार्डिंग। दोस्तों CRA बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैंने आपको CRA के बारे में RBWM में भी समझाया था, याद होगा। एक टॉपिक ही है पूरा क्रेडिट रेटिंग पे, दोबारा यहाँ भी है क्रेडिट रेटिंग में टॉपिक, बहुत सारा टॉपिक मिक्सचर है। दोस्तों बताया जा रहा है कि सेबी एक रेगुलेटरी बॉडी होती है, ये तो मैंने बता ही दिया, जो कि ओवरसी करती है क्रेडिट एजेंसीज को, और जिसने क्रिएट किया है स्पेसिफिक रूल्स एंड रेगुलेशन। तो CRA जो है सेबी से रजिस्टर्ड होगा, नेटवर्थ 5 करोड़ का रहेगा। ठीक है, ये मैंने बता ही दिया है। और फिर उसके बाद बताया जा रहा है दोस्तों कि CRA के रिगार्डिंग कि वो अपने रेटिंग को डिस्क्लोज करेंगे स्पेसिफाइड मैनर में। सेबी रेगुलेशन का एम ये भी होता है कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को रिड्यूस करें, तो इंश्योर करें कि CRA को कैरी किया, अपनी एक्टिविटी को कैरी करिए इंटीग्रिटी के साथ, प्रोफेशनलिज्म के साथ। फिर बताया जा रहा है दोस्तों कि ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस जो आया था
ठीक है। ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस जो आया था तो सेबी ने एक कमेटी बनाया था, ठीक है। तो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद सेबी ने एक कमेटी बनाया अपने रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को रिव्यू करने के लिए। तो इसने इंट्रोड्यूस किया बहुत सारे चेंजेस ताकि ट्रांसपेरेंसी लाया जा सके इंटरनल ऑडिट रिक्वायरमेंट के रिगार्डिंग। जैसे कि 2010 में सेबी ने गाइडलाइन इशू किया अपने रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के लिए सीआरए के लिए। 2016 में सेबी ने सर्कुलर इशू किया कि अपने स्टैंडर्ड को फर्दर इन्हांस कर सके। इसके बाद सीआरए और इम्प्रूव ट्रांसपेरेंसी होगा उनके पॉलिसीज़ में। तो ये सभी चेंजेस लाया था दोस्तों सीआरए के द्वारा। चलिए आप ज़रा अगले स्लाइड में चलते हैं और भी देखते हैं क्या क्या चेंजेस लाया गया था सीआरए के द्वारा। चलिए डिस्कस करते हैं। लेट अस सी व्हाट आर द डिफरेंट चेंजेस विच सीआरए हैज़ बाउट। तो दोस्तों 2016 का जो गाइडलाइन है जो कि सेबी ने इशू किया था, तो सीआरए को कि डिस्क्लोज़ करना है अपना रेटिंग क्राइटेरिया, किस बेसिस पे रेटिंग कर रही है वो डिस्क्लोज़ करना है पब्लिक को। इसका मतलब पब्लिक के पास एक्सेस होगा इन्फॉर्मेशन की कि सीआरए कैसे किसी की कंपनी के क्रेडिट वर्दिनेस को इंश्योर एज ये कर रही है। फिर दोस्तों सीआरए को रिक्वायरमेंट होता है कि वो स्टैंडर्डाइज करें प्रेस रिलीज फॉर रेटिंग एक्शन। इसका मतलब कि उनको एक स्पेसिफिक फॉर्मेट फॉलो करना पड़ेगा जब वो रेटिंग चेंज को अनाउंस करे। जिस केस में इशूअर जो है ना ही एक्सेप्ट करे ना ही कॉपरेट करे रेटिंग प्रोसेस के साथ, तो सीआरए रेटिंग को डिस्क्लोज करे। सीआरए डिस्क्लोज करेगा डिले क्यों हो रहा है पीरियोडिक रिव्यू में, मतलब सीआरए को इंश्योर करना है कि एनालिस्ट परफॉर्मेंस करे अपनी ड्यूटीज़ को प्रॉपर्ली और वो रिस्पॉन्सिबल होंगे किसी एरर के लिए। और दोस्तों सीआरए को इंश्योर करना है कि रेटिंग कमेटी जो है प्रॉपर्ली फंक्शन कर रही है और वो इवैल्यूएट कर रही है क्रेडिट रिस्क को अप्रोप्रिएटली। अब जरा बात करते हैं दोस्तों फ़ी क्या क्या है क्रेडिट रेटिंग के लिए। यानी क्रेडिट रेटिंग जो सीआरए करेगी तो कुछ तो फ़ी लेगी ना, मुफ्त का तो होगा नहीं, तो वो फ़ी कितना लेगी। तो आइए डिस्कस करते हैं कि जब भी कोई कंपनी इशू करना चाह रही है किसी फाइनेंशियल क्रेडिट रेटिंग को, तो अब देखते हैं उसके लिए क्या नियम है, यानी व्हाट आर द फी दैट आर कलेक्टेड बाय सीआरए। तो जैसे मान लीजिए कोई कंपनी चाह रही है कि एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इशू करे, बॉन्ड इशू करे, तो वो सीआरए के पास जाती है उसके क्रेडिट वर्दिनेस को इवैल्यूएट करने के लिए, ठीक है। तो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी कंडक्ट करता है एक थॉरो एनालिसिस कंपनी के फाइनेंशियल पोजीशन का और असाइन करता है रेटिंग को उनके असेसमेंट के बेसिस पे कि कंपनी कितना कैपेबल है अपने डेब्ट को पे कर पाए। जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के इशूअर होते हैं वो एक फ़ी पे करते हैं अपने क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज को इस सर्विस के लिए, ठीक है। जो इन्वेस्टर हैं, जो फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरीज हैं, जो एंड यूज़र हैं, वो क्रेडिट रेटिंग का फ़ी नहीं पे करते। फ़ी सोनली पे किया जाता है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के इशूअर के द्वारा। इसका मतलब क्रेडिट रेटिंग एजेंसी का रेवेन्यू मैक्सिमम कहाँ से आता है, इशूअर के फ़ी से आता है। जो इशूअर का फ़ी है वो लगभग इनके 95% टोटल रेवेन्यू का फॉर्म करता है। और जब एक बार रेटिंग असाइन हो गया तो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी एक एनुअल सर्वेलेंस फ़ी चार्ज करती है ताकि रेटिंग का रेटेड इंस्ट्रूमेंट को मॉनिटर कर सके और कंपनी को ये फ़ी चार्ज किया जाता है इंश्योर करने के लिए कि रेटिंग अपडेटेड रहे और जो इशूअर के क्रेडिट वर्दिनेस में चेंजेस है इसको रिफ्लेक्ट करे। जैसे कोई कंपनी का फाइनेंशियल पोजीशन डिटोरेट हो रहा है तो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी डाउनग्रेड कर सकती है उसकी रेटिंग को, क्योंकि बॉन्ड के प्राइस को अफेक्ट करेगा। फिर दोस्तों बताया जा रहा है कि व्हाट इज़ क्रेडिट स्कोर, ठीक है। एक एक पॉइंट को समझते हैं। क्रेडिट स्कोर एक मेथड है जो कि लेंडर यूज़ करती है या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन यूज़ करती है किसी पर्सन के एबिलिटी को पता करने में कि पर्सन कितना सक्षम है, ठीक है, अपने लोन को पे करने में, तो वो कैपेबल है या नहीं है, ठीक है। ये पता करती है दोस्तों कौन, आप यदि आप किसी पर्सन की एबिलिटी को क्रेडिट स्कोरिंग के माध्यम से इवैल्यूएट कर सकते हैं, ही विल अवेबल टू पे लोन और नॉट, ठीक है। तो ये पॉइंट है। तो उसके बाद बताया जा रहा है दोस्तों कि इसके अंदर आप कुछ फैक्टर्स होते हैं जैसे पेमेंट हिस्ट्री, आउटस्टैंडिंग डेब्ट, क्रेडिट यूटिलाइजेशन। तो लेंडर जो है वो क्रेडिट रेटिंग को क्रेडिट स्कोरिंग को यूज़ करते हैं, ठीक है, ये डिसाइड करने के लिए कि जैसे पर्सन का क्रेडिट स्कोर कैसा है उसमें लेंडर अप्रूव कर सकते हैं या क्रेडिट को डिनाई कर सकते हैं या डिफरेंट टर्म्स को ऑफर कर सकते हैं, जैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ा दें, रिपेमेंट पीरियड बढ़ा दें। जिन लोगों का हाई क्रेडिट स्कोर रहता है वो क्वालिफाई करते हैं बेटर टर्म के लिए, जैसे उनको लोअर इंटरेस्ट रेट मिलता है, और जिनका लो क्रेडिट स्कोर रहेगा उनको हायर इंटरेस्ट रेट पे कंसिडरेशन करना पड़ेगा। क्रेडिट रेटिंग ओपिनियन होता है किसी एंटिटी के क्रेडिट वर्दिनेस के बारे में, जो कि अलग अलग रेटिंग एजेंसीज है जैसे क्रिसिल, लिकरा, गेयर इंडिया में। तो दोस्तों इंडिया में CICs जो है यानी क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनीज होती है दोस्तों। CICs क्या करती है, वो इवैल्यूएट करती है और मॉनिटर करती है क्रेडिट स्कोर को। तो 4 ऑथराइज CICs है इंडिया में, सिविल, इक्विफैक्स, एक्सपीरियन और CRIF, ये सभी 4 CICs हैं, ठीक है। तो CICs कितने याद रखिएगा, 4 हैं। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी अलग है, CICs अलग है। CICs क्या काम करती है पता है ना मैंने आपको कि CICs जो है वो रिव्यू करती है और क्रेडिट स्कोर को मैनेज करती है। वो क्रेडिट इन्फॉर्मेशन हर एक इंडिविजुअल का कलेक्ट करती है और फिर मेंटेन रखती है और क्रेडिट रिपोर्ट प्रोवाइड करती है लेंडर को और दूसरे और एंटिटीज़ को। फिर दोस्तों जो क्रेडिट ब्यूरोज होते हैं या क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनीज होती है, ये सभी कंपनी क्रेडिट इन्फॉर्मेशन को गैदर करती है इंडिविजुअल के बारे में, कॉर्पोरेशन के बारे में, और उससे क्रेडिट स्कोर को कैलकुलेट करती है।
दोस्तों 3 मेजर क्रेडिट ब्यूरोज का है ग्लोबली, एक्सपेरियन, इक्विफैक्स और ट्रांसयूनियन। ये ऑपरेट होते हैं मल्टीपल कंट्रीज़ में और क्रेडिट इन्फॉर्मेशन सर्विस प्रोवाइड करते हैं लैंडर को, कॉर्पोरेशन को, इंडिविजुअल को। अब जरा बात करते हैं दोस्तों कि क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनी इंडिया में कौन कौन सी है, जो मैंने आपको बताया 4 है CICs। तो उसके बारे में थोड़ा डिस्कशन करते हैं डिटेल में कि भारत में कौन कौन से मेन CICs हैं, इसकी क्या क्या इसके डिटेल के बारे में बात करते हैं दोस्तों। देखिए, क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनी ऐसी एंटिटीज़ होती है जो कि कलेक्ट करती है, रिकॉर्ड को मेंटेन करती है किसी इंडिविजुअल के लोन का और क्रेडिट कार्ड का, ठीक है, और जो पेमेंट ड्यूज़ है, क्रेडिट पेमेंट ड्यूज़ है, उसके बारे में ये इन्फॉर्मेशन को सबमिट किया जाता है बैंक के द्वारा या दूसरे क्रेडिट इंस्टीट्यूशन के द्वारा। CIC इस जानकारी को यूज़ करती है क्रेडिट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट बनाने में, इसको CIR कहते हैं, जो कि क्रेडिट इंस्टीट्यूशन को प्रोवाइड किया जाता है। इस रिपोर्ट से क्रेडिट इंस्टीट्यूशन जो है क्रेडिट वर्दिनेस को एक्सेस करते हैं और बोरोवर का रिपेमेंट कैपेसिटी को एक्सेस करते हैं। जैसे मान लीजिए, इसको एग्जाम्पल से समझते हैं दोस्तों। जैसे मान लीजिए कि एक पर्सन ने होम लोन लिया और वो रेगुलरली पेमेंट टाइमली करता है, ये इन्फॉर्मेशन जो है रिपोर्ट किया जाएगा CICs को बैंक के द्वारा, और CICs यूज़ करेगी इस इन्फॉर्मेशन को एक क्रेडिट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट बनाएगी, जिसके अंदर डिटेल होगा पर्सन के लोन पेमेंट के बारे में, ड्यूज़ के बारे में। यदि पर्सन कंसिस्टेंटली टाइमली पेमेंट दे रहा है तो वो रिफ्लेक्ट करेगा पॉजिटिवली उसके CIR में, यानी क्रेडिट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट में इंडिकेट करेगा कि वो रिस्पॉन्सिबल बॉरोवर है जो कि अपने डेब्ट को समय पे पे करता है। इसके कारण से उसका चांस बढ़ेगा लोन अप्रूवल होने के लिए, आगे लोन लेना चाहेगा तो लोन मिल जाएगा। एक्यूरेट क्रेडिट इन्फॉर्मेशन क्रूशियल है क्योंकि क्रेडिट इंस्टीट्यूशन पूरा का पूरा इसी पे रिलाई कर रही है। यदि इनएक्यूरेट इन्फॉर्मेशन मेंटेन किया जाएगा क्रेडिट इंस्टीट्यूशन के द्वारा या CIC के द्वारा तो ये नेगेटिवली इंपैक्ट कर सकता है पर्सन के क्रेडिट वर्दिनेस को। इसलिए जरूरी है बॉरोवर को इंश्योर करना कि उसका क्रेडिट इन्फॉर्मेशन एक्यूरेट हो, अप टू डेट हो, और कोई भी डिस्क्रिपेंसी है तो उसे रिपोर्ट करें रिलेवेंट अथॉरिटी को करेक्शन के लिए, ठीक है, ये बात ध्यान रखना है। इस प्लान में आपको देखिए क्या मिलता है, यू विल गेट अ प्रॉपरली डिज़ाइन मॉक टेस्ट। जैसे कि हमने इस प्रकार से डिज़ाइन किया है कि यदि आप अभी से ही प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं तो अगले 3 महीने में आसानी से सिलेबस कंप्लीट करेंगे और आपको 10 दिन बचेगा फुल लेंथ मॉक टेस्ट और कंप्लीट रिवीजन के लिए। एज यू कैन सी वी आर स्टार्टिंग दिस मॉक टेस्ट फ्रॉम 26th एंड इट ओनली कॉस्ट यू ₹150 पर सब्जेक्ट। सो यू कैन सी इन ऑन 26 वी विल कंडक्ट यूनिट 1, 2, 3 एंड 4। उसी प्रकार से आप देख सकते हैं डिटेल स्केड्यूल है। आप ये तो आपको यूनिट वाइज मॉक टेस्ट है, इसके अलावा आपको डेली भी क्विजेज मिलेंगे, डेली क्विजेज प्रत्येक दिन मिलेंगे आपको प्रैक्टिस करने के लिए। ये हमारे INFIs मॉक टेस्ट का प्लान है। सिमिलरली यू विल गेट मॉड्यूल वाइज मॉक टेस्ट विच विल बी कंडक्टेड वंस द मॉड्यूल इज कंप्लीट। जैसे कोई मॉड्यूल कंप्लीट होगा तो मॉड्यूल वाइज मॉक टेस्ट कंडक्ट करेंगे। एंड फाइनली वी हैव फुल लेंथ मॉक टेस्ट एट द एंड दैट विल हेल्प यू टू रिकैप्चुलेट ऑल द की पॉइंट्स रिलेटेड टू द entire syllabus, right? So this is the mock test plan. If so it covers only the mock test which includes case studies, MCQs। आपको पता होगा कि हमारा ऐप है JIVN CIV मेड सिंपल, जिसपे आपको इस प्रकार के मॉक टेस्ट और क्विजेस करवाए जाते हैं। फ्रेंड्स, इसके अलावा यदि आपको हमारे PDF और वीडियोस का भी रिक्वायरमेंट है तो फ्रेंड्स हमने एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान लॉन्च किया है जिसको हम लोग मेंटरशिप प्लान बोलते हैं। मेंटरशिप प्लान में आपको मॉक टेस्ट तो मिलेगा ही मिलेगा, उसके अलावा आपको PDF प्लस वीडियोज़ प्लस कैप्सूल कंटेंट। कैप्सूल कंटेंट क्या होता है, जो आपको हेल्प करता है एग्जामिनेशन से कुछ दिन पहले, जो स्पेसिफिकली हमारा प्रिपेयर होता है, मैं प्रिपेयर करता हूँ। तो फ्रेंड्स वो ये तीनों चीज़ आपको मिलता है और प्लस मॉक टेस्ट मिलता है। और इस मेंटरशिप प्रोग्राम का कॉस्ट है ₹400 पर सब्जेक्ट, राइट? सो if you opt for only mock test it will cost you ₹150, while for all this material it will cost you ₹400। मैं आपको बता दूं कि हम ये जो मॉक टेस्ट है ये आपको आप इसको वेब पे भी अवेलेबल होता है, ऐप पे भी अवेलेबल होता है, आप इसको किसी भी समय पे दे सकते हैं, अनलिमिटेड टाइम दे सकते हैं, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो आपको किस प्रकार से आपको कैसे हेल्प करेगा ये, हाउ इट विल हेल्प यू? सो इट विल हेल्प यू चेक योर कमांड ऑफ ओवर द इंटायर सब्जेक्ट। मान लीजिए आपने किसी सब्जेक्ट का मॉक दिया, आपको देखना है कि हाउ मच यू आर स्कोरिंग, राइट? इफ़ यू आर स्कोरिंग एबव 60% देन इट मीन्स यू हैव अ कमांड ओवर दैट सब्जेक्ट। आपको 60% लाना है। यदि नहीं आया तो क्या करेंगे, तो आप फिर से मॉक देंगे, राइट? आप पहले कंसेप्ट क्लियर करेंगे फिर से मॉक देंगे, बिकॉज यू कैन रीअटेम्प्ट द मॉक। दिस इज द स्पेशल बेनिफिट ऑफ दिस पार्टिकुलर मॉक। और इस प्रकार से आपको क्या होगा, कंसेप्ट स्ट्रेंथनिंग होगा, आपको चैप्टर पे कमांड आएगा और निश्चित रूप से आप JIV को आसानी से क्रैक कर पाएंगे। एंड यू नो वी अपडेट द मॉक टेस्ट डेली ऑन डेली बेसिस, राइट? वी अपडेट एज पर द करंट पैटर्न। दिस इज द स्पेशल बेनिफिट ऑफ INFS मॉक टेस्ट। सिमिलरली वी हैव मॉक टेस्ट अवेलेबल फॉर PPB ऑल्सो। सो मॉक टेस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, राइट? आप किसी भी स्टडी मटेरियल से पढ़ें, चाहे बुक से पढ़ें या किसी और के स्टडी मटेरियल से पढ़ें, बट मॉक टेस्ट प्लान प्लेज अ क्रूशियल रोल। लाइक आई विल टेल यू फॉर एग्जांपल, इन द लास्ट एग्जामिनेशन, जो हमारा एग्जामिनेशन दिसंबर में कंडक्ट हुआ था, मैं आपको 50 लोगों ने यदि मॉक टेस्ट अटेम्प्ट किया तो उसमें लगभग से 30% स्टूडेंट हैव ऑलरेडी गॉट 50+ मार्क्स। सो दिस शो द एफिशिएंसी, दिस शो हाउ मच इफेक्टिव दिस पार्टिकुलर मॉक टेस्ट प्लान इज। सिमिलरली फॉर PPB ऑल्सो आप देख सकते हैं, हम लोग 1 से लेकर 3 यूनिट कवर करेंगे, इसके मॉक टेस्ट को कवर करेंगे 26 तारीख को। नॉट ओनली आई विल प्रोवाइड यू सॉल्यूशन PDF बट ऑल्सो आई विल प्रोवाइड यू
वीडियोस, सॉल्यूशन वीडियोस, राइट। आपको प्रत्येक क्वेश्चन का वीडियोस भी फॉर्मेट में मिलेगा, सॉल्यूशन वीडियोस के फॉर्मेट में मिलेगा, ताकि आपको कॉम्प्रिहेंड कर सकें हाउ टू गो अबाउट सॉल्विंग अ पार्टिकुलर प्रॉब्लम, कैसे हम एक पार्टिकुलर प्रॉब्लम को अप्रोच करें। और यदि दोस्तों आपको डिटेल जानना है तो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं इस पार्टिकुलर नंबर पर, नंबर आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है। यू कैन टेक द सैम्पल ऑल्सो, सैम्पल मॉक टेस्ट है हमारा, जिसको डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर देता हूँ। आप पहले मॉक टेस्ट देखिए किस प्रकार का इंटरफेस आता है, कैसे वो रियल टाइम एग्जामिनेशन सिनेरियो को एकदम वो रियल जैसा लगेगा कि आप रियल एग्जाम में बैठे हुए हैं, राइट। दिस विल हेल्प यू बिल्ड अ सॉलिड टेम्परामेंट फॉर द एग्जामिनेशन, राइट। सो दिस इज द डिटेल स्केड्यूल फॉर पीवीबी सिलेबस एंड फॉर एएफएम यू कैन ऑल्सो सी दिस इज द डिटेल स्केड्यूल। और फ्रेंड्स आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ कि ये तो मॉक टेस्ट प्लान है, इसके अलावा हमारा कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है जिसको हम लोग मेंटरशिप प्रोग्राम बोलते हैं। इसमें मैं आपको वीडियोस, लेक्चर, पीडीएफ, कैप्सूल कंटेंट, मॉक टेस्ट सब कुछ प्रोवाइड करता हूँ। तो यदि आपको इसी प्रकार की कोई भी डाउट हो जेआईबी से रिलेटेड एनीथिंग, feel free to WhatsApp me on this particular number I am again writing on this screen, right? So this particular mock test plan will help you comprehend the entire syllabus in a meaningful manner. Similarly we can see you have for RBWM also, आपको मैं RBWM का भी शो करता हूँ। तो ये हमारा मॉक टेस्ट प्लान है RBWM का। तो फ्रेंड्स सक्सेस के लिए क्या चाहिए, आपको पहले कंसेप्ट क्लियरेंस होना चाहिए। देखिए एक पार्टिकुलर तरीका होता है, यदि आपको जेआईबी के एग्जामिनेशन में सक्सेस लाना है तो उसका एक ही मूल मंत्र है, पहले आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी होगी। कैसे कंसेप्चुअल क्लैरिटी होगी, तो आप पहले वीडियोस देखेंगे, वीडियो से आपको कंसेप्ट क्लियर होगा, चाहे वो थ्योरेटिकल वीडियोस हो या न्यूमेरिकल वीडियोस हो, राइट। आप कंसेप्चुअल क्लैरिटी के बाद सीधा मॉक टेस्ट अटैम्प्ट करेंगे, मॉक टेस्ट अटैम्प्ट करेंगे या आप एमसीक्यूज पीडीएफ को देखेंगे। यू विल आइदर लुक फॉर मॉक टेस्ट और एमसीक्यू पीडीएफ। जैसे आपका ये कंप्लीट होगा तब आप थ्योरी पीडीएफ को यूज करेंगे रिवीजन के लिए, क्योंकि आप बार बार तो वीडियो देख नहीं सकते हैं। सो थ्योरी पीडीएफ यू विल यूज फॉर रिवीजन। और सबसे लास्ट में आता है हमारा कैप्सूल कंटेंट। कैप्सूल कंटेंट आपको एग्जाम से एक महीने पहले आपको हेल्प करेगा। सो दिस इज व्हाट वी डू इन आवर मेंटरशिप प्रोग्राम, और ऑब्वियसली it has so far been successful attempt, right? So success ratio has been quite high. I will, if you want any testimonial, I will provide testimonial also. So this is the detail schedule regarding the mock test of RBWM. So friends, lastly I want to tell you that prepare in a proper manner. You should have a proper study material. आपके पास proper study material होना चाहिए, आपके पास MCQ sufficient होनी चाहिए, आपके पास previous year question होने चाहिए। आपको previous year question चाहिए तो दोस्तों हमारे पास पिछले 3 से 4 साल के previous year question अवेलेबल हैं। तो आप क्या कीजिए, हमारे JIV NCIRB मेड सिंपल ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में मैं आपको टेलीग्राम का लिंक भी देता हूँ JIV मेड सिंपल का, जिसमें डेली आपको फ्री क्विजेस कंडक्ट किए जाते हैं।